सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के शेष भाग पार्ट 3 को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ के शेष भाग पार्ट 3 को। आप पेज नंबर 25 और 26 पर ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। कठिन शब्दों के अर्थ। एहसास, एहसास माने ज्ञान। इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड का अर्थ है यदि आप शादीशुदा हैं तो गति से तलाक ले लें। प्रतिवाद, प्रतिवाद माने होता है विरोध। अर्थात उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ कटाव का सफर प्रारंभ हुआ। कटाव का रास्ता बड़ा खतरनाक था। फिर धुंध और बारिश भी थी। जीप जैसे बादलों को चीर कर निकल रही थी। खतरे के एहसास ने सभी को मौन कर दिया था। केवल यात्रियों के सांस लेने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। आगे एक बोर्ड पर चेतावनी मिली, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर एक और चेतावनी मिली, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी बोर्ड पर लिखे हुए ये चेतावनी यात्रियों को खतरे से सावधान कर रहे थे। लगभग आधे रास्ते बाद धुंध छटी तो सन्नाटा भी टूटा। नार्गे ने उत्साह में आकर बोला, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मणि ने इसका विरोध किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। अगला पैराग्राफ। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे।
पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इस पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, ये एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंख चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोतियों की तरह गिरने लगी। तिमरो माया संध्य मलाई 57 तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुंगोर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। कठिन शब्दों के अर्थ। गर्व, गर्व मने अभिमान। राम रोचो मने अच्छा है। यह नेपाली भाषा है। कटाव के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नजर आने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर सब और गिरी बर्फ मिली। सबके मन प्रसन्न हो उठे। आसपास जो पहाड़ थे वे पहाड़ आधे हरे रंग के तो आधे काले रंग के दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो इन पर्वतों पर पाउडर छिड़क दिया गया हो। धूप में उड़ जाने के कारण कुछ पाउडर बच गए हों, जिसके कारण वे आधे हरे और आधे काले दिखाई दे रहे थे। नार्गे बर्फ को देखकर जोश में आ गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। चारों ओर गिरे हुए बर्फ साबुन के झाग की तरह दिखाई दे रहे थे। लेका जीप से लेका जीप की खिड़की से अपना सिर निकालकर चांदी के समान चमकते हुए उन बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने लगी। यानी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरे हुए थे, बर्फ से ढके होने के कारण वे पहाड़ दूर से चांदी के समान चमक रहे थे। जितेन के पूछने पर लेका ने बताया कि यह बहुत अच्छा दृश्य है। लेका के मुंह से राम रोचो यानी बहुत अच्छा है, इस नेपाली भाषा को सुनकर जितेन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको अपनी भाषा पर बड़ा गर्व हुआ। उसी समय मोतियों की तरह चमकते हुए बर्फ झरझर कर गिरने लगे, मानो कोई चमत्कार हो गया हो।
जितेन प्रसन्नता के मारे झूमकर गाने लगा, तिमरो माया संधे मलाई शताउन छ, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। जितिन बर्फ की सुंदरता को देखकर मोहित हो उठा। उसको उन बर्फों से प्रेम हो गया। वह प्रकृति प्रेम में डूब गया। अगला पैराग्राफ। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय में उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूप में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कठिन शब्दों के अर्थ। ख्वाहिश माने इच्छा, विभोर, विभोर माने आनंदित। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है सभी सुखी रहें। अमंगल, अमंगल माने बुरा, कष्टदायक, अर्थात सभी यात्री जीप से उतरकर बर्फ पर उछलने कूदने लगे थे। यहाँ ढेर सारे बर्फ गिरे हुए थे, घुटनों तक। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के कारण पहाड़ बर्फों से ढक गए थे। ऐसा लग रहा था कि बर्फ से ढके हुए वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान की बराबरी कर रहे हों। आसमान और बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कोई अंतर नहीं रह गया था। वे दोनों एक जैसे लग रहे थे। यात्रियों में से कई यात्री तो उन बर्फ पर लेटकर तस्वीर ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। लेका का मन भी हरा भरा हो रहा था। लेका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी। वह बर्फ में धंस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास लंबे जूते नहीं थे और न ही आसपास कोई दुकान थी जहां से वे किराए पर लिए जा सकें। लेका
फोटो खिंचवाने की बजाय प्रकृति की उस अनुपम सौंदर्य को अपने मन में बसा रही थी, ताकि महानगर के डार्क रूप में इसे बार बार देख सके। उसे लग रहा था इसी भाव विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ही हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्यों को पाया होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी लोग सुखी रहें का महामंत्र पाया होगा। इस संपूर्ण प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को देखकर बड़ा से बड़ा अपराधी भी बुरे मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चल पड़ता। अर्थात वह बुराइयों को छोड़कर सद्मार्ग पर चल पड़ता। थोड़े समय के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाता, अर्थात वह दयालु बन जाता। अगला पैराग्राफ। और तभी दिमाग में कौधा के मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती हैं और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। कठिन शब्दों के अर्थ। अमंगल, अमंगल माने बुरा, कष्टदायक। वृत्ति, वृत्ति माने स्वभाव। तरावट, तरावट माने नमी। अभिभूत, अभिभूत माने भावना से भरकर। बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया माने सीमा के निकट का क्षेत्र यानी सीमा क्षेत्र। तभी लेखिका के मन में एक विचार आया कि कवि मिल्टन ने अपनी कविता में भगवान ईव की सुंदरता का वर्णन किया था और उसने लिखा था, जो भी शैतान उस भगवान ईव को देख लेता वह ठगा सा रह जाता, आश्चर्यचकित होकर उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता। और बुराइयों को छोड़कर सद्मार्ग पर चल पड़ता। लेखिका ने मणि से कवि मिल्टन की उस कविता के बारे में पूछा, उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन
मणि के मन में कोई दूसरा ही सवाल चल रहा था। वह अचानक एक दार्शनिक की तरह बोल उठी, ये हिमशिखर हमारे जल स्तंभ हैं। प्रकृति किस नए नए ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में जल जमकर बर्फ बन जाते हैं और गर्मियों में जल की धारा बनकर लोगों की प्यास बुझाते हैं। प्रकृति ने जल की कितनी अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति की यह जल संचय की अद्भुत व्यवस्था है। कृतज्ञता से माथा नवाकर कहा, जाने कितना ऋण है इन नदियों और हिमशिखरों का हम पर। लगा कि संसार स्वप्न सा सुंदर है, लेकिन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का ध्यान आते ही मन पर एक उदासी छा गई। मन उदास हो गया। अगला पैराग्राफ। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हमें आप पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही कम ठिठुरन लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते थे, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। कठिन शब्दों के अर्थ। बॉर्डर एरिया माने सीमा के निकट का क्षेत्र अर्थात सीमा क्षेत्र। वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो का अर्थ है आपके सुखद कल भविष्य के लिए हम अपना आज वर्तमान कुर्बान करते हैं। मियाद मैंने आय की सीमा। अर्थात
थोड़ा और आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई पड़ी। यह सीमा क्षेत्र था। थोड़ी ही दूर पर भारत और चीन की सीमा थी। लेका ने एक फौजी से कहा, इस कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत तकलीफ होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा। फौजी ने एक उदास सी हंसी हंसकर कहा, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए हम यहां पहरा दे रहे हैं। थोड़ा दूर और आगे बढ़ने पर एक फौजी छावनी फिर मिली। वहीं एक बोर्ड था। उस बोर्ड पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। अर्थात आपके सुखद कल भविष्य के लिए हम अपना आज वर्तमान कुर्बान करते हैं। लेका उदास हो गई, उनका मन पिघल गया। पौष माह यानी जनवरी में जब यहाँ पेट्रोल को छोड़कर हर चीज जमने लग जाती है, ये जवान तब भी यहाँ तैनात रहते हैं। जिन पतले पतले घुमावदार और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते समय प्राण कांप उठते थे, उन खतरनाक और पतले घुमावदार रास्तों को बनाने में कितनों की जान समय के पहले ही चली गई। लेका के लिए यह यात्रा एक खोज थी। लेका लायुंग से वापस लौटकर युमथांग आ गई। जितेन हाल ही में अभी नेपाल से आया था। अगला पैराग्राफ। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी ज्योति से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था।
हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। कठिन शब्दों के अर्थ। अपेक्षाकृत माने की बजाय, रोमांचक माने रोमांच से भर देने वाला। युमथांग की घाटी में बहुत सारे फूल खिल रहे थे। जितिन ने बताया कि कुछ ही दिनों में घाटी फूलों से इतनी भर जाएगी कि मानो फूलों की सेज बिछी हो। यहाँ रास्ते चौड़े थे, रास्ते खतरनाक नहीं थे। यहाँ की घाटियों में बहुत सारे बंदर दिखाई दिए। कुछ अकेले थे तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ थे। इस प्रकार घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों को देखती हुई लेका लायुंग से युमथांग पहुंच गई। लायुंग से वापस युमथांग आ गई। जब वो लायुंग से युमथांग वापस आई तो वह निराश थी। क्योंकि कटाव में पहाड़ों पर जो गिरते हुए बर्फों को देखा था, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ की जो सुंदरता थी, वैसी सुंदरता कहीं देखने को नहीं मिलती। उस सुंदरता के सामने सब कुछ फीका लग रहा था। युमथांग भी उसके सामने उदास लग रहा था, तुच्छ लग रहा था। लेका को यह लगा, उनको यह महसूस हुआ कि मंजिल नहीं, मंजिल तक के जाने का रास्ता रोमांचक होता है। युमथांग में चिप्स बेचती एक युवती से लेका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? क्या तुम सिक्किम की रहने वाली हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, नहीं, मैं भारत की रहने वाली हूँ। लेका को सुनकर अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर खुश हैं। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा होता। अगला पैराग्राफ। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितिन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं।
कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। कठिन शब्दों के अर्थ। फुटप्रिंट, फुटप्रिंट माने पैरों के निशान। अर्थात लेका जैसे ही जीप में बैठी, एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। जितेन तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। उसने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। एक जगह उसने बताया कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से छिटक कर थोड़े चावल वहाँ गिरे थे। वहाँ चावल की खेती होती है। खेदों की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं, इन्हें कभी गंदा नहीं करते। उसने यह भी बताया कि युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, भ्रमण स्थल नहीं था। कप्तान शेखर दत्ता ने इसको बनवाया था। कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखने का क्या लाभ। यहाँ केवल फौजियों को रहने से कोई लाभ नहीं है। घाटियों में से रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। लेखिका मन ही मन कर रही थी। हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की इसी कभी समाप्त न होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। इस प्रकार लेखिका की यात्रा समाप्त हो जाती है। बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह और मेहनतकश लोगों का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति की तरह ही परोपकारी बनना चाहिए। प्रकृति में ही सच्चा सुख और शांति है। वह संपूर्ण और अखंड है। प्रकृति सत्य और सुंदर है।
देश की रक्षा करने वाले फौजियों के प्रति भी हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनके परिवार का ध्यान रखें, उन्हें हर प्रकार से सहायता दें। हमें निरंतर गतिशील रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, नए नए खोज करने चाहिए। गति में ही आनंद है, गतिशीलता ही जीवन का सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति तैयार करेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तर कृतिका की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।